हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे ऑडिटिंग के क्वेश्चंस की। स्टार्ट करते हैं। इसमें हम उसके मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप एंड टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक भी ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखते हैं ऑडिटिंग में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड ऑडिटिंग, वाउचिंग, वेरिफिकेशन या फिर चेकिंग। बताइए क्या होगा आंसर। जब हम बुक्स का सिस्टमेटिक तरीके से एग्ज़ाम करते हैं कि उसमें सारी चीज़ें प्रॉपर रिकॉर्ड हुई हैं या नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारा कहलाता है ऑडिटिंग। देखिए, ऑडिटिंग के लिए एक डेफिनेशन भी दी गई है आईसीएआई के तहत। ऑडिट एक ऐसा इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है जो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करता है एक पर्टिकुलर एंटिटी की, और ये देखता है कि वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है या नहीं। साथ ही साथ वो उसके लीगल स्ट्रक्चर को चेक करता है, और वो ये चेक करता है कि जो भी उसमें रिकॉर्ड किए गए हैं वाउचिंग की हेल्प से, ये देखता है कि वो प्रॉपर तरीके से, वैलिड तरीके से उसे रिकॉर्ड किया गया है या नहीं, और उस पर अपने वो ओपिनियन देता है। ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है ऑडिटिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेरिफिकेशन ऑफ द अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड। यानी कि वेरीफाई करना अथॉरिटी की और ऑथेंटिसिटी की ट्रांजेक्शन के, वो हमारा क्या कहलाता है? वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, ऑडिट प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बताइए। क्या कहलाएगा? देखिए यहाँ पर ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर जो होगा इसका वेरीफाई करना, वो तो हमारा वाउचिंग कहलाता है, जो कि हमारे ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो आप राइट ऑप्शन इसका होगा राइट आंसर वाउचिंग। ना ही वेरिफिकेशन है, ना ही वैल्यूएशन है, ना ही ऑडिट प्लानिंग है, और ना ही ये इसका ऑब्जेक्टिव है वेरीफाई करना ऑथेंटिसिटी और ऑडिट अथॉरिटी को, तो वो हमारा वाउचिंग कहलाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5, जो कि हमारा वाउचिंग। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नॉर्मली अ कंपनी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय। कंपनी ऑडिटर जो है किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी लॉ बोर्ड। क्या होगा आंसर? कौन करता है ऑडिटर को अपॉइंट? देखिए, जर्नली कंपनी के अंदर जब भी हम ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं तो ये ऑडिटर एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और ये जो अपॉइंटमेंट है यूजुअली 5 ईयर का होता है। ठीक है, और एवरी ईयर अप्रूवल, जो ऑडिटर के नेम का अप्रूवल है वो ज़रूरी होता है एनुअल जनरल मीटिंग में, जिससे कि वो ये देखा जाए कि ये सही काम कर रहा है या नहीं, और इसको फर्दर सेकेंड ईयर के लिए या थर्ड ईयर के लिए हमें इससे काम करवाना है या नहीं। तो इसका टेन्योर 5 ईयर का होता है, और ये सारी इंफॉर्मेशंस हमारी सेक्शन 139 में बताई गई हैं। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 139 में इसको मेंशन किया गया है कि इसकी जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है वो इस तरह से होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क ऑफ एन ऑडिटर इज। अब एक ऑडिटर का काम क्या होता है? टू रिकॉर्ड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टू कंपाइल वेरियस अकाउंट्स बुक्स, रिव्यू द अकाउंट्स, वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स एंट्रीज टू फाइंड आउट एक्यूरेसी। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए,
टू रिकॉर्ड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टू कंपाइल वेरियस अकाउंट्स बुक्स, रिव्यू द अकाउंट्स। ये सब काम किसके होते हैं? ये एक अकाउंटेंट के काम होते हैं। जबकि जो भी एंट्रीज बुक्स में मेंशन है उनको वेरीफाई करना, एक्यूरेसी देखना, उसकी करेक्टनेस चेक करना, ऑथेंटिसिटी चेक करना वाउचिंग की हेल्प से, ये सब काम ऑडिटर के होते हैं। ऑडिटर कभी भी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करता है, उनको कंपाइल नहीं करता, ये सब अकाउंटेंट करता है। और जो भी इंफॉर्मेशन वो यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है उस पर अपनी ओपिनियन देता है, ठीक है। और एक ऑडिटर को बाइस्ड नहीं होना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन उसे लगती है उसको वही अपनी रिपोर्ट में मेंशन करनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड स्टेटमेंट इज गिवन बाय, बताइए। लॉर्ड जस्टिस लिंडले, लॉर्ड जस्टिस लोप्स, लूका पैसियोली या फिर स्पाइगर एंड पैगलर। ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया है? देखिए, ये जो स्टेटमेंट है वो दिया था लॉर्ड जस्टिस लोब्स ने। 1896 में एक केस आया था किंगस्टन कॉटन मिल्स का, उसके अंदर ये स्टेटमेंट दिया गया था। और ये यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप अपनी बुक में या जो भी नोटबुक जहाँ भी आप मेंशन करते हैं चीज़ें वहाँ पर ये लिख लेना, क्योंकि स्टेटमेंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन परफॉर्म्ड बाय अ कंपनी सेक्रेटरी। अब इसमें से कौन सा फंक्शन जो है कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता है? कंपनी सेक्रेटरी एज अ वॉच डॉग, कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रॉक्सी टू द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी एज एन अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एज एन ऑडिटर। बताइए कौन सा काम नहीं करती है कंपनी सेक्रेटरी? देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कंपनी सेक्रेटरी कौन अपॉइंट करता है। तो कंपनी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या टॉप मैनेजमेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती है। ये उनके एजेंट की तरह काम करती है। ये वॉच डॉग होती है कंपनी की सभी एक्टिविटीज़ को देखने के लिए। और ये प्रॉक्सी की तरह भी काम करती है ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये अकाउंटेंट की तरह भी काम कर सकती है, लेकिन ये कभी भी एक ऑडिटर की तरह काम नहीं कर सकती है, ठीक है। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट्स इज एक्सक्लूसिवली डन बाय कंपनी सेक्रेटरी। अब इसमें से कौन सी ऑडिट्स हैं जो कि एक्सक्लूसिवली कंपनी सेक्रेटरी द्वारा की जाएंगी? स्टैट्यूटरी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट या फिर सेक्रेटरीरियल ऑडिट। बताइए। क्या होगा आंसर? देखिए, गवर्नमेंट के ऑर्डर से कंपनी सेक्रेटरी स्टैट्यूटरी ऑडिट को कर सकती है। कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के द्वारा की जाती है। फाइनेंशियल ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा की जाती है। और जो इंटरनल ऑडिट है वो कंपनी के एम्प्लॉय के द्वारा की जाती है। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखिए। तो एक सेक्रेटरियल ऑडिट कंपनी सेक्रेटरी कर सकती है गवर्नमेंट की ऑर्डर पर, ठीक है। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स for the accuracy of data and examination of these records to ensure that they adhere to its principles, plans, procedures and objectives can otherwise be called। क्या होगा आंसर? परफॉर्मेंस ऑडिट, स्ट्रैटेजिक ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट। आपको बताना है इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे। डेटा की एक्यूरेसी चेक करनी है, उसको वेरीफाई करना है, और जो भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स हैं ये इंश्योर करना है कि वो उसके प्रिंसिपल्स, प्लान्स, प्रोसीजर्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग हैं, ये हमारा कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट्स की बात की गई है,
तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं। जब भी हम कॉस्ट अकाउंट्स की बात करेंगे तो वो हमारा कॉस्ट ऑडिट के अंदर कंसिडर किया जाता है। कॉस्ट ऑडिटर रेगुलेट और कंट्रोल किए जाते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कॉस्ट ऑडिट। नेक्स्ट देखिए, इन अ कंपनी इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय। अब आपको बताना है इंटरनल ऑडिट जो है, ये सॉरी ऑडिटर, वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट या फिर क्रेडिटर्स? इंटरनल की बात की जा रही है। इंटरनल ऑडिट का मतलब होता है जो कॉन्टिन्यूस ऑडिटिंग करे कंपनी के अंदर रेगुलर बेसिस पर। तो इस तरह के जो ऑडिटर्स होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इंटरनल ऑडिटर एम्प्लॉय होता है कंपनी का, ये अपॉइंट किया जाता है हाईली ऑफिशियल्स के द्वारा जो भी कंपनी के होंगे, और यहाँ पर इसकी जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। और यहाँ पर इसका काम होता है जो भी अकाउंटिंग वर्क है उनके टाइमली कंप्लीशन को चेक करना, उनकी रिलायबिलिटी को चेक करना। ठीक है, और उसके बाद जो शेयर होल्डर्स के द्वारा जो ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है उसको इंटरनल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। अब इंटरनल ऑडिटर या तो इसी की रिपोर्ट के बेसिस पर अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर अगर वो चाहें तो कहीं भी बीच में कोई भी एंट्रीज या कोई भी रिकॉर्ड्स को उठाकर फिर से उसको चेक कर सकते हैं। इस तरह से सारी वर्किंग होती है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लैटिन वर्ड ओडायर मीन्स। अब आपको बताना है जो ओडायर वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? टू एडजस्ट, टू डेयर, टू हियर, टू हेयर। बताइए। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि ऑडिट वर्ड कहाँ से आया है, तो ऑडिट लैटिन वर्ड ओडायर से लिया गया है जिसका मतलब होता है टू हियर। इन अर्लियर डेज ऑडिट जो है वो पर्सन्स की हियरिंग होती थी, रेस्पॉन्सिबल होते थे मेंटेनेंस के लिए, जो भी अकाउंट्स हैं उनके मेंटेनेंस किस तरह से हो रहा है, और यहाँ पर उनके ऊपर ये एक जजमेंट देते थे। ठीक है, तो वर्चुअली इनका काम क्या होता था? सुनना। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एन ऑडिटर मेक्स एफर्ट टू डिटेक्ट मेनली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स। अब बताइए किस तरह के फ्रॉड को डिटेक्ट करते हैं? misappropriation of cash, misappropriation of goods, frauds in books of accounts, या all of the above? क्या होगा आंसर? देखिए, एक ऑडिटर मेनली ट्राई करता है कि वो जो भी कंपनी के अंदर थेफ्ट हैं या फ्रॉड्स हैं, लाइक एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मटेरियल, फ्रॉड रिलेटेड टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन सब चीज़ों को डिटेक्ट करना। ऑल्दो ये उनका प्राइमरी फंक्शन नहीं होता, उनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कराना। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है when the audit is conducted regularly or irregularly throughout the year it is called continuous audit, statutory audit, internal audit या interim audit। बताइए, एक ऑडिट रेगुलरली और इरेगुलरली की जा रही है थ्रू आउट द ईयर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ईजी है, देखिए कोई भी काम थ्रू आउट द ईयर किया जा रहा है इट मीन्स कॉन्टिन्यूस बेसिस पे किया जा रहा है, तो वो ऑडिट हमारी कहलाती है कॉन्टिन्यूस ऑडिट। ठीक है, इस तरह की जो ऑडिट होती हैं मेनली ये कंडक्ट की जाती हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहाँ पर वर्किंग बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि बैंक हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। और कॉन्टिन्यूस ऑडिट में ये की जाती है डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, फोर्टनाइटली, मंथली। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस ऑडिट का एक और नाम भी है, नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम डिटेल्ड ऑडिट। ठीक है, नेक्स्ट है an auditor is not an insurer and all that he is required to do exercise with reasonable care and skills. This decision was given in the case of Kingston Cotton Mills
कंपनी लिमिटेड, एलन क्रेग एंड कंपनी लिमिटेड, लंदन एंड जनरल बैंक, नन ऑफ द अबव। बताइए ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट किस केस से रिलेटेड है। ये 2 से 3 केस हैं ऑडिट में, जो अभी पहले हमने किंगस्टन का डिस्कस किया था और एक ये वाला स्टेटमेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो दोनों ही केस को याद रखिए। देखिए ये जो केस है या ये जो स्टेटमेंट है या डिसीजन है ये दिया गया था लंदन एंड जनरल बैंक में, ठीक है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है फॉर टाटा कंपनी लिमिटेड ऑडिटिंग इज नेसेसिटी, लग्जरी, सिंबल ऑफ प्रेस्टीज, नेसेसिटी एंड लग्जरी बोथ। बताइए, बहुत ही सिंपल है, अभी हमने डिस्कस भी किया था, तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए ऑडिटिंग जो है टाटा कंपनी के लिए नेसेसिटी है, क्योंकि टाटा कंपनी कैसी है, लार्ज कंपनी है। जितनी भी प्राइवेट और पब्लिक कंपनी होती हैं रजिस्टर्ड हो रही हैं अगर वो कंपनीज एक्ट के अंदर, तो वहाँ ऑडिटिंग मैंडेटरी हो जाती है। और कुछ और रीजंस भी हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि एक कंपनी के लिए ऑडिटिंग कराना नेसेसरी या बेनिफिशियल होता है, जैसे कि वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथनेस, वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लीटनेस, वेरिफिकेशन ऑफ ओबेनेस ऑफ प्रिंसिपल्स, डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स, प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स, ये सारी चीज़ें हमें ऑडिटिंग से पता चलती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे नेसेसिटी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल कंट्रोल कवर्स स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चेक, internal check and internal audit and physical control of assets, internal check and internal control, internal check, internal audit, statutory audit and physical control of assets। बताइए इंटरनल कंट्रोल में क्या चीज़ कवर होती है। देखिए इंटरनल कंट्रोल में 2 चीज़ों को कवर किया जाता है, एक इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। इंटरनल कंट्रोल उन एक्टिविटीज़ को कवर करती है जो कि मैनेजमेंट के द्वारा अडॉप्ट की गई हैं फॉर सिस्टमेटिक रनिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस, फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द असेट्स ऑफ द बिजनेस। तो उन और साथ ही साथ कंपनी के जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको करेक्टली प्रिपेयर करना, ट्रस्ट वर्दी बनाना, इन सब काम के लिए इंटरनल कंट्रोल वर्क करता है। तो इसमें क्या आएगा, इंटरनल चेक आ जाएगा और इंटरनल ऑडिट आ जाएगी। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 2 चीज़ें इंटरनल कंट्रोल में कवर की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी ऑडिट रेफर्स टू वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, इंस्टीट्यूशन, एग्जामिनेशन ऑफ नीड एंड रैशनल ऑफ एक्सपेंसेस, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। क्या होगा आंसर। देखिए प्रोप्राइटरी ऑडिट जो है वो हमारा पार्ट होती है कॉस्ट ऑडिट का, ठीक है। तो मेनली कॉस्ट ऑडिट के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है प्रोप्राइटरी ऑडिट, दूसरा होता है एफिशिएंसी ऑडिट। प्रोप्राइटरी ऑडिट का मतलब होता है इसमें हम जो भी हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनका प्रॉपर एग्जामिनेशन करना और ये देखना कि जो भी हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो रैशनल है या नहीं। दूसरे शब्दों में हम बात करें तो प्रोप्राइटरी ऑडिट ये चेक करता है कि जो भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो प्लान्ड वे में है या नहीं, उससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले, ठीक है। जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उससे मैक्सिमम बेनिफिट मिले तभी हम उन एक्सपेंसेस को करें। इट मीन्स हमें अपनी कॉस्ट को ध्यान रखना है इसमें, वेदर द साइज एंड रूट ऑफ द एक्सपेंडिचर इज़ करेक्ट और नॉट, ठीक है। ये चेक किया जाता है और इसमें ये भी चेक किया जाता है कि जब भी हम जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उससे हमें रिटर्न में कितना मिलेगा, ठीक है। यानी कि एक्सपेंड करने पर हमें रिटर्न में कितनी अर्निंग होगी ये चेक किया जाता है इसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूट चेकअप इज, अब रूट चेकअप क्या होता है, बाय द मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बाय द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बाय द ऑडिटर्स या फिर बाय शेयर होल्डर्स। किसके द्वारा रूट चेकअप किया जाता है, या रूटीन चेकअप,
देखिए रूटीन चेकअप की बात की जाए तो ये एक ऑडिटर के द्वारा किए जाता है। जो भी ऑडिटर या तो वो खुद करेगा या अपने जूनियर स्टाफ से इस तरह की चेकिंग करवाता है टाइम टू टाइम। और इसका मतलब क्या होता है, रूटीन चेकिंग का रूटीन चेकअप या रूटीन चेकिंग इसलिए की जाती है जिससे कि चांसेस ऑफ एरर्स को रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, यानी कि जैसे कोई प्रॉब्लम आज ही हुई है और अगर आज या कल में ही उसको हमने चेक कर लिया और वहीं हमें पता चल गया तो हम उसको अभी हम ठीक कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ दी अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर चेक करने में प्रॉब्लम होगी, फिर वहाँ पर हम उसको कंट्रोल करने में भी दिक्कत आएगी। इसलिए रूटीन चेकअप हमारा टाइमली किया जाए तो वहाँ पे बेनिफिट मिलता है। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑडिटर। बताइए इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है ऑडिटर का। डिटेक्शन एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉड, राइटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू चेक अर्थमेटिकल करेक्टनेस, डिटेक्शन एंड प्रिवेंटिंग एरर्स। बहुत ही सिंपल है, हमने बात की थी। क्या होगा आंसर? देखिए फ्रॉड को डिटेक्ट करना, प्रिवेंट करना, अर्थमेटिकल करेक्टनेस को देखना एंड एरर्स को डिटेक्ट एंड प्रिवेंट करना, ये सब काम तो होते हैं, लेकिन राइटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट ये एक अकाउंटेंट का काम है, ना कि ऑडिटर का। इसलिए ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज़ टू कंडक्ट कंपल्सरी ऑडिट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ट्रस्ट या ऑल ऑफ द अबव। बताइए कंपल्सरी ऑडिट कहाँ पे कंडक्ट की जाएगी। देखिए ऑडिट मेनली एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर ये चेक किया जाता है कि कंपनी के अंदर जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिपेयर किए गए हैं या नहीं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस उसमें से ऐसी हैं जो कि ऑडिट ऑप्शनल बेसिस पे करती हैं, जबकि कुछ में मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी की, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की, ट्रस्ट की, तो यहाँ पर जो ऑडिट है वो नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट है लोगों का वो पब्लिक इंटरेस्ट है। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लाइफ इंश्योरेंस है, इंटरेस्ट है, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा है। जबकि अगर हम बात करें सोल बिजनेस की, पार्टनरशिप की, तो वहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट इतना नहीं होता है, तो वहाँ पे नेसेसरी नहीं होता है। और जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है तो वहाँ पे चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं, उनकी ट्रस्टवर्दी चेक करना, उसकी करेक्टनेस चेक करना, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट हमेशा पब्लिक के इंटरेस्ट की बात करती है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों ही इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज के लिए ज़रूरी हो जाता है ऑडिट कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्ली डिटेक्शन ऑफ inaccuracies and frauds to be helpful in final audit, prompt verification of annual accounts, ensuring regular accounting। क्या लगता है इंटरनल ऑडिट का एक क्या ऑब्जेक्टिव होगा? देखिए वैसे तो ऑप्शंस ये सारे ही सही हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की बात की जाए या जो सबसे ज़्यादा हमें वैलिड लग रहा है वो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन 1, अर्ली डिटेक्शन ऑफ इनएक्यूरेसीज एंड फ्रॉड्स। क्योंकि अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा तो बाकी सब चीज़ें तो हमारे लिए बेटर ही रहेंगी और बाकी हमारा रिजल्ट जिस भी पर्पज़ से हम ये ऑडिटिंग कर रहे हैं वो हमें अचीव हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा, क्योंकि हम इंटरनल ऑडिटिंग कराते ही क्यों है कि अर्ली डिटेक्शन हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन वहाँ पे 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट टाइम डज द ऑडिट स्टार्ट। ऑडिट की जो वर्किंग है वो कब स्टार्ट होती है? जब हमारी बुक कीपिंग ख़त्म होती है, जब हमारी अकाउंटिंग वर्क ख़त्म होता है, जब मैनेजमेंट लीव पे चले जाते हैं, या व्हेन न्यू पार्टनर इज़ एडमिटेड। बताइए। देखिए जब कभी भी हमारी अकाउंटेंसी ख़त्म होती है तभी हम ऑडिटिंग स्टार्ट करते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ऑडिटिंग का वर्क तभी शुरू होगा जब अकाउंटेंसी का वर्क ख़त्म होगा। इसको ऐसे भी
लिखा जाता है बुक कीपिंग के बाद आएगा अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बाद आता है हमारा ऑडिटिंग। बुक कीपिंग का जब ख़त्म होगी तब अकाउंटिंग शुरू होगी, और जब अकाउंटिंग ख़त्म होगी तब हमारी ऑडिटिंग शुरू होगी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कंपनी ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म बाय शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। क्या होगा आंसर? किसके द्वारा रिमूव किया जा सकता है? देखिए, हम सबको पता है कि कंपनी ऑडिटर जो है वो अपॉइंट किया जाता है शेयर होल्डर्स के द्वारा एनुअल जनरल मीटिंग में फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो इसको रिमूव करने का जो राइट होता है वो शेयर होल्डर्स को ही होता है, और इसका जो इनके नाम का जो अप्रूवल है कि ये पर्सन ऑडिटर होगा, ये एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड होता है एवरी ईयर। और कि जैसे एवरी ईयर इस सेंस में हम बोल सकते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर के लिए होते हैं इनके अपॉइंटमेंट, तो हर साल इनका नाम सजेस्ट किया जाता है कि इस साल इन्होंने काम किया था, नेक्स्ट ईयर भी हम इनसे ही काम करवाएंगे, या यही हमारे नेक्स्ट ईयर भी कंपनी ऑडिटर रहेंगे। ठीक है, और इनकी जो कोई रॉन्गफुल एक्ट अगर दिखता है कि इन्होंने कुछ ऐसा काम किया है, तो वहाँ पर इनका जो टर्म पीरियड है वो हटा दिया जाता है या इनको रिमूव कर दिया जाता है वहाँ से। इनकी ड्यूटीज़ प्रॉपर होनी चाहिए, जो भी जिस भी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर इनको रखा गया है। तो अगर वहाँ पर लगता है कि जो भी इनको ड्यूटीज़ दी गई हैं उनको वो सही से नहीं कर रहे हैं, तो एक्सपायरी टर्म से पहले भी इनको रिमूव किया जा सकता है शेयर होल्डर्स के द्वारा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिटर हैज़ टू सबमिट द ऑडिट रिपोर्ट टू। अब एक ऑडिटर सबमिट करता है ऑडिट रिपोर्ट को किसे? डायरेक्टर्स को सबमिट करेगा, क्रेडिटर्स को, शेयर होल्डर्स को, या फिर गवर्नमेंट को? बताइए किसको एक ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेगा? देखिए, इनका अपॉइंटमेंट की अभी हमने बात की, अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स के द्वारा किया जा रहा है, फिर इनका रिमूवल उनके द्वारा हो रहा है, तो इनकी जो रिपोर्ट है वो शेयर होल्डर्स को ही सबमिट की जाएगी एनुअल जनरल मीटिंग में। ये हमें कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 143 में बताया गया है। तो ऑप्शन 3 शेयर होल्डर्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल लाइबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर इम्प्लाइज लाइबिलिटी फॉर। अब सिविल लाइबिलिटी एक ऑडिटर की क्या बताती है? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, फ्रॉड्स या मिस फियांसेस? बताइए। क्या होगा? सिविल लाइबिलिटी की बात की गई है। देखिए, सिविल लाइबिलिटी का मतलब वो लाइबिलिटी होता है जिसमें वो कुछ गलत कर रहे हैं, वो हमारी कहलाती है मिसफियंसेस, मीन्स ब्रीच ऑफ ड्यूटी और ट्रस्ट। अगर कोई लॉस और कोई डैमेज हो रहा है उनकी कोई भी ड्यूटी ना परफॉर्म करने से या नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी से, तो वहाँ पर वो सिविल लाइबिलिटी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एन ऑडिटर इज हेल्ड क्रिमिनली लाइबल फॉर लॉस टू हिज क्लाइंट, नेग्लेक्ट ऑफ हिज ड्यूटी, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस या फिर फ्रॉड्स? बताइए, एक ऑडिटर क्रिमिनली लाइबल किस कंडीशन में होगा? देखिए, अगर कोई भी क्लाइंट के द्वारा लॉस किया जा रहा है या फिर वो ड्यूटी नेग्लेक्ट कर रहा है, तो हम उसको थोड़ा सा पनिश करके छोड़ सकते हैं। फ्रॉड किया है तो एक बार हम उसको उसकी ड्यूटी से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जो भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, जो भी लीगल प्रोविजंस हैं, उनको नहीं मान रहा या उनके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो वहाँ पर वो क्रिमिनली पनिश हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटिंग इज़ लग्जरी फॉर, अब ऑडिटिंग हमारी लग्जरी होगी जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए, पार्टनरशिप फर्म, स्मॉल शॉपकीपर्स या गवर्नमेंट कंपनी। बताइए किसके लिए ऑडिटिंग हमारी लग्जरी मानी गई है। देखिए ऑडिटिंग जो होती है वो क्यों कराते हैं, जिससे कि पता चले कि जो भी रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं वो सही हैं, जो भी वर्किंग हो रही है कंपनी के अंदर वो सही है। तो ये क्यों आपको बताना है कि सही काम हो रहा है या नहीं, क्योंकि पब्लिक का आपकी कंपनी के अंदर इंटरेस्ट है। अब जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी है, पब्लिक का इंटरेस्ट है, पार्टनरशिप फर्म डिफरेंट पर्सनस का इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक का इंटरेस्ट है, लेकिन स्मॉल शॉपकीपर में तो सिर्फ एक ही पर्सन का इंटरेस्ट है और वही काम कर रहा है, वही सारी चीज़ें देख रहा है, तो यहाँ तो ज़रूरी नहीं है। इसीलिए अगर स्मॉल शॉपकीपर ऑडिटिंग कराता है तो ये उसके लिए एक लग्जरी वर्क है, एक लग्जरी काम है, क्योंकि उसको नीड नहीं है फिर भी वो करा रहा है उसे। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक ऑडिट एजम्पशंस। अब बताइए इसमें से कौन सा हमारा बेसिक ऑडिट एजम्पशन नहीं है। ट्रू एंड फेयर व्यू, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द ऑडिटर, मटीरियलिटी या फिर एथिकल कंडक्ट। बताइए। क्या होगा, बेसिक ऑडिट एजम्पशन क्या है, नहीं है इसमें। देखिए जब भी ऑडिटिंग होती है तो ऑडिटर क्या करता है, ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए उसका, मटीरियलिटी होनी चाहिए, एथिकल कंडक्ट होना चाहिए, लेकिन इंटरडिपेंडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, उस अनबाइज्ड है, ये पूरी प्रोसेसिंग फ्री है, इसमें फेयरली उसको काम करना है, इम्पार्शली होके काम करना है। उसे ये नहीं देखना कि मुझे यहाँ अपॉइंट किया गया है, मुझे यहाँ से सैलरी मिल रही है तो मुझे इनकी तरफ से काम करना है या इनकी ट्रू पिक्चर शो करनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका काम है जो भी रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं सिर्फ उस पर अपनी ओपिनियन देना, सिर्फ वही पिक्चर शो करना अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। तो इंटरडिपेंडेंस नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पूरी इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंसेस। बताइए कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस का कौन सा मेथड नहीं है, रिपोर्टिंग, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन या इंक्वायरी। देखिए जो भी एविडेंसेस हैं उसको स्क्रूटिनाइज करना एक ऑडिटर का काम है। एक ऑडिटर डिफरेंट तरीके से टूल्स यूज़ करके ये अपना वर्क करता है, जैसे कि इंस्पेक्शन हो गया, ऑब्जर्वेशंस हो गई, इंक्वायरी, कंप्यूटेशन, ये सब करना, और इन सबको कंपाइल करके एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी ये सारे ही कलेक्ट है, लेकिन रिपोर्टिंग, ये ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करने का यहाँ पर कोई भी मेथड नहीं है रिपोर्टिंग। ठीक है, रिपोर्टिंग तो एक वे होता है रिजल्ट को प्रेजेंट करने का, इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। डिटेक्शन ऑफ एरर, वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, पनिशमेंट ऑफ फ्रॉड्स, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। बताइए इसमें से कौन सा ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। देखिए अपने जो भी अकाउंट्स हैं उनको डिटेक्ट करना, उसमें से एरर को, फ्रॉड डिटेक्ट करना, उनको प्रिवेंट करना और वेरीफाई करना और ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट देना, अनबाइज्ड रिपोर्ट देना, ये सब काम होते हैं ऑडिटिंग के। लेकिन
जो भी फ्रॉड निकल कर आ रहा है, एरर निकल कर आ रहा है, उसके लिए किसी को पनिश करना, ये एक ऑडिटिंग का काम नहीं होता। ऑडिटिंग का काम होता है जो भी रिकॉर्ड्स वहाँ उसे कंपनी से मिल रहे हैं उनको अच्छे से थॉरोली चेक करना, जब भी जो भी उन रिकॉर्ड से उसको समझ में आ रहा है उसके बेस्ड पर उसे एक ओपिनियन देना, सिर्फ इतना काम होता है। और उस पर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट सबमिट करना, ठीक है, दैट्स इट। इसके बाद कोई काम नहीं होता एक ऑडिटर का। पनिशमेंट करना ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स, उनके ऊपर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑडिटर गिव्स रिपोर्ट ऑन। अब ऑडिटर रिपोर्ट किस पे देता है? ट्रूथफुलनेस ऑफ अकाउंट्स, फेयरनेस ऑफ अकाउंट्स, वैलिडिटी ऑफ अकाउंट्स, या फिर ऑल ऑफ दीज, बताइए। क्या लगता है आपको इसका आंसर? जब कभी भी एक ऑडिटर अपने ऑडिट वर्क से फ्री होता है या ऑडिट वर्क उसका कंप्लीट होता है तो वहाँ उसका काम होता है अब उस पर एक रिपोर्ट सबमिट करना, ठीक है, एक रिपोर्ट बनाना। और ये रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टनेस ऑफ द अकाउंट्स, फेयरनेस ऑफ द अकाउंट्स, वैलिडिटी ऑफ द अकाउंट्स पर डिपेंड होती है। ऑडिटर यहाँ पे जो रिपोर्ट प्रिपेयर करता है फिर उस रिपोर्ट को वो मेंबर्स ऑफ द कंपनी को सबमिट करता है उन अकाउंट्स के बेसिस पर। और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रेजेंट किए जा रहे हैं बिफोर द एनुअल जर्नल मीटिंग ऑफ द कंपनी, उनके ऊपर जो भी रिपोर्ट उसने बनाई है उस रिपोर्ट पर अनबाइज्ड होके जो भी उसको लगता है रिकॉर्ड से उस पर अपने ओपिनियन देके वो उस रिपोर्ट को शेयर होल्डर्स को सबमिट करता है एनुअल जर्नल मीटिंग में। तो यहाँ पर हमारे ये सारे ही पॉइंट बिल्कुल क्लियर हैं कि वो ट्रूथफुलनेस पर भी देगा, फेयरनेस पर भी एंड वैलिडिटी पर भी। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। अब इसमें से कौन सा ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है? रिकॉर्डिंग ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिटेक्शन ऑफ एरर या डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। बहुत ही सिंपल है, आंसर करिए। ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करें ऑडिटिंग के तो रिलायबिलिटी, करेक्टनेस, ट्रूथफुलनेस, वैलिडिटी ऑफ अकाउंट्स, ये इसका काम होता है। सेकेंड की बात करें तो डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। ये प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी है, ठीक है। अब यहाँ पे बात की गई है क्वेश्चन में कि कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि नॉट है तो रिकॉर्डिंग ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज ये एक ऑडिटर का काम नहीं होता, ये काम होता है अकाउंटेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इज विच ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग? सोशल, इकोनॉमिक, प्राइमरी या सब्सिडरी? क्या होगा आंसर? देखिए प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स ये एक सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का। और अभी हमने बताया था अपार्ट फ्रॉम दिस डिटेक्शन ऑफ एरर एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, ये भी एक सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। अब ऑडिटिंग की बैकबोन किसे कहा जाता है? रूटीन चेकिंग, इंटरनल चेक, वेरिफिकेशन या बाउचिंग? बैकबोन से तो आप समझते होंगे यानी कि जिस चीज़ पे सारी चीज़ें बेस्ड हैं, यानी कि जो हमारी वर्किंग है वो एक तरह से ढांचा उसका उस पर बेस्ड है। जैसे कि हमारी पूरी बॉडी किस पर खड़ी हुई है, हमारी किस पे वो किसके सहारे है? हमारी बैकबोन जो है उसके सहारे हमारी पूरी बॉडी वर्क करती है।
तो ऐसे ही ऑडिटिंग के लिए बैकबोन क्या है? देखिए, ऑडिटिंग की जो बैकबोन है वो कहा जाता है वाउचिंग को। वाउचिंग एक करेक्टनेस प्रोवाइड करते हैं जो भी रिकॉर्ड किए गए हैं अकाउंट्स उनके लिए, और ऑडिटर सक्सेसफुली अपने टास्कों को कंप्लीट करता है बहुत ही इजी तरीके से वाउचिंग की हेल्प से, और यहाँ पर उसका काम बहुत ही इजी हो जाता है और एक सपोर्ट भी मिल जाता है कि हाँ ये एंट्रीज बिल्कुल वैलिड है। वाउचिंग यहाँ पे फंडामेंटल बेसिस की तरह कंसिडर की जाती हैं, और यहाँ पे वाउचिंग को इसलिए हम बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज। अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात की गई है जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। डिटेक्शन ऑफ एरर्स, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, to find out whether profit and loss account and balance sheet show true and fair state of affairs, prevention of error and fraud। बताइए। क्या होगा? देखिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात की गई है। अभी हमने बात की थी डिटेक्शन ऑफ एरर, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, ये सब सब्सिडरी हैं हमारे, ठीक है। प्राइमरी की बात की जाए तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। ट्रू एंड फेयर, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हैं या जो भी अकाउंट्स हैं वो उसकी ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो कर रहे हैं या नहीं, ये देखना काम होता है ऑडिट का, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अब जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं उनके आपको राइट्स बताने हैं, कौन सा है? टू रिसीव रेन्यूमरेशन, टू अटेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, टू अटेंड जर्नल मीटिंग, टू विजिट द ब्रांच ऑफिस। बताइए। इस क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। इसमें दे रखा है कि कौन सा राइट। देखिए, राइट तो बहुत सारे हैं, आप इसमें नोट लगा लीजिए कौन सा नहीं है, ठीक है। इसमें से कौन सा राइट नहीं है। तो देखिए, रेम्यूनरेशन रिसीव करना ये तो बहुत ही बेसिक राइट है। फिर है टू अटेंड दी जर्नल मीटिंग, अगेन इम्पॉर्टेंट है। एंड थर्ड है टू विजिट द ब्रांच ऑफिस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग अटेंड करना ये उसका राइट नहीं होता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं इसके राइट्स को, जैसे कि रेम्यूनरेशन रिसीव करना, जो भी कंपनी के अकाउंट्स की बुक्स हैं उनको विज़िट करना या उनको देखना, और किसी भी इंफॉर्मेशन को लेना और उसका एक्सप्लेनेशन मांगना भी उसका राइट है, और जो भी फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं उन पर कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव करना वो भी उसका राइट है, और ब्रांच ऑफिस को विज़िट करना उसका राइट है। कोई भी एनुअल जर्नल मीटिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर वो रिसीव करना चाहता है तो वो भी रिसीव कर सकता है, साथ में उसको अटेंड भी कर सकता है जर्नल मीटिंग को। जो भी आर्टिकल्स होते हैं, प्रोस्पेक्टस हैं, लेटर हैं, उनको वो देख सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह के राइट्स हैं जो कि एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर को मिलते हैं। नेक्स्ट है बाय हुम द इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड। मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स या एम्प्लॉयज़। इंटरनल ऑडिटर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? इंटरनल की बात की जा रही है, यानी कि जो इंटरनली वर्क करे। तो इंटरनली वर्क जो करे तो वो हाँ तो इंटरनल मेंबर ही उसको अपॉइंट करेंगे जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या हेड ऑफ द कंपनी होंगे। इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 मैनेजमेंट। अगर यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता तो आप उसको भी टिक कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हेड हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मैनेजमेंट, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल बहुत ही ज़रूरी होता है। तो वहाँ पर एक इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है जो कि
अगर ज़्यादा वर्किंग हो रही है तो वो उसको थॉरोली चेक करे, ठीक है। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द फ्रॉड। ऑप्शन है एम्बेजलमेंट ऑफ मनी, एम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स, मिस्टेक इन अकाउंटिंग या ऑल ऑफ दीज। क्या होगा आंसर? देखिए फ्रॉड का मतलब क्या होता है, कोई भी काम आपने जो इंटेंशनली किया है, ठीक है, यानी कि उसमें आपकी विल थी कि आपको वो काम गलत करना है, ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है फ्रॉड। फ्रॉडलेंट एरर्स जो होते हैं वो बहुत इजी नहीं होता है उनको डिटेक्ट करना। अब इसमें मनी भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, या अकाउंटिंग में भी हो सकता है, तो इसलिए ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे ही फ्रॉड एक्टिविटी में कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट है अ स्मॉल सोल बिजनेस जर्नली डज नॉट रिक्वायर ऑडिटिंग बिकॉज इट्स एरिया इज लिमिटेड, इट्स ओनर हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट, इट इज़ नॉट मैंडेटरी बाय लॉ, या क्या होगा आंसर? देखिए जर्नली अगर हम देखते हैं तो ये एक स्मॉल बिजनेस में ज़रूरी नहीं होता है ऑडिटिंग कराना। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, वहाँ पे लग्जरी हो जाता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये हमारा मैंडेटरी नहीं है लॉ के द्वारा। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जामिनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। सोशल ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव, सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव या नन ऑफ दीज। क्या होगा? देखिए ऑडिटिंग का ये मेन ऑब्जेक्टिव की बात की गई है। बुक्स को एग्ज़ामिन करना एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि बिना एग्ज़ामिन किए हम उस पर कोई भी रिपोर्ट नहीं दे सकते, हम ऑडिटिंग नहीं कर सकते हैं, तो ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है, इसलिए ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है होम यूज़ ऑफ ऑफिस लैपटॉप इज़, यानी कि ऑफिस लैपटॉप को अगर यूज़ किया जा रहा है तो ये किस तरह का फ्रॉड है? एम्बेजलमेंट ऑफ कैश, एम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स, एम्बेजलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर फोर्थ ऑप्शन है एम्बेजलमेंट ऑफ लेबर। सिंपल है, लैपटॉप क्या है? कंपनी की प्रॉपर्टी है, तो ये हमारा एम्बेजलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी में कंसिडर किया जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग इज। अब एक ऑडिटिंग की लिमिटेशन क्या होती है? that it does not reveal complete picture of business, that it does not guarantee accuracy of accounts, that auditor may be biased, all of the above। क्या होगा? देखिए अगर हम ऑडिटिंग की बात करते हैं तो ये बिल्कुल सही है कि ऑडिटिंग कराने से ये ज़रूरी नहीं हो जाता कि वो कंप्लीट पिक्चर हमको प्रोवाइड करे, और ये भी गारंटी नहीं देता कि हमारे अकाउंट्स बिल्कुल क्लियर हैं, क्योंकि हो सकता है कोई एंट्री आपने बिल्कुल ही ना की हो, ठीक है, या फिर आपने कोई अमाउंट ऐसा लिख दिया हो उसमें जो कि दोनों साइड सेम हो, ठीक है, या फिर ये कहा जाता है कि ऑडिटर बाइस्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ऑडिटर ही बाइस्ड हो गया, ठीक है, तब तब हम उस कैसे चेक करेंगे कि जो हमारी ऑडिटिंग है बिल्कुल सही है? तो ये सारी ही सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें हम बोल सकते हैं कि हमारी ऑडिटिंग हमें बिल्कुल कंप्लीट पिक्चर नहीं देती है, और यही एक ऑडिटिंग की लिमिटेशन होती है। क्योंकि जो ऑडिटर है अगर वो एक्सपर्ट नहीं है तो वो सही ओपिनियन नहीं देगा अकाउंट जो भी रिपोर्ट है उस पर, और ना ही वो करेक्ट फैक्ट्स जो हैं उनको प्रेजेंट करेगा। और ऑडिटर यहाँ पे हम बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये हम अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो अगर हम देखें तो कोई भी ऑडिटर या कोई भी पर्सन फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं होता है, क्योंकि
कहीं ना कहीं उसको ऐसी चीज़ों को फेस करना पड़ता है कि उसको थोड़ा बहुत बाइस्ड होना ही पड़ता है, क्योंकि वो जो रिपोर्ट है कितना भी हम कर लें, मैनेजमेंट उन रिपोर्ट में कुछ ना कुछ अपने कुछ ना कुछ उनको कुछ ऐसा करने को बोलेंगे जिससे कि पब्लिक के आगे उनकी सही पिक्चर बनी रहे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अगर हम बात करें बुक नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नहीं बोल सकते कि फुल्ली गारंटी है, एक्यूरेसी है यहाँ पे अकाउंट्स की। तो ये सारी लिमिटेशंस एक ऑडिटिंग के अंदर होती है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाउचिंग इम्प्लाइज, यानी कि वाउचिंग हमारा उससे क्या मतलब है? इंस्पेक्शन ऑफ रिसीट्स, एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स टू चेक ऑथेंटिसिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, सरप्राइज चेकिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, एग्जामिनिंग द वेरियस असेट्स। बताइए वाउचिंग का क्या मतलब होता है? देखिए वाउचिंग का मतलब होता है जो भी वाउचिंग है उनको अच्छे से एग्जामिन करना, उनकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना। और ये जो काम होता है ये ऑडिटर के द्वारा किया जाता है। वो ये देखते हैं कि जो भी को रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया गया है उनकी करेक्टनेस कितनी है, वाउचर्स की हेल्प से उनको चेक किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीज़न फॉर फ्रॉड। अब इसमें से कौन सा फ्रॉड का रीज़न नहीं है? एब्सेंस और लेसनेस इन इंटरनल कंट्रोल, ओवर स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक, अंडर स्टेटमेंट ऑफ परचेज, कीपिंग वाउचर फॉर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। क्या लगता है आंसर आपको? देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो फ्रॉड है वो तभी पॉसिबल है जब वहाँ का एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के जो भी जनरल रूल्स हैं या रेगुलेशंस हैं, काम करने की जो प्रैक्टिस है उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करता है, तो वहाँ पे फ्रॉड अकर हो सकता है। और अगर हम आइडियल पॉलिसी की बात करें किसी भी वाउचर के लिए, तो वहाँ पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन तो होना ही चाहिए जो कि वेरीफाई करेगा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फ्रॉड को प्रिवेंट करने की कि वो चीटिंग ना करे, तो वहाँ पर हमें क्या करना होगा? बाउचिंग को रखना होगा, बाउचिंग की हेल्प से रिकॉर्ड को चेक करना होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो फ्रॉड का रीज़न नहीं है वो है कीपिंग वाउचर फॉर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि जब ये चीज़ हम कर रहे हैं तो फ्रॉड तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वाउचिंग इज कंसर्न विद। अब जो वाउचिंग है वो किससे कंसर्न होती है? वेरिफिकेशन और ऑफ अथॉरिटी एंड ऑथेंटिकेशन, authenticity of transactions, validity of documentary evidences, accuracy of recorded entries and posting in books and all of the above। क्या होगा आंसर? क्या लगता है आपको आंसर? देखिए वाउचिंग हमें नॉलेज देती है अकाउंट्स के करेक्टनेस की। अगर कोई ऑडिटर वाउचिंग को मैनेज करता है प्रॉपरली तो यहाँ पर क्या है उसका काम बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि वाउचिंग की हेल्प से वो रिकॉर्ड को प्रॉपरली चेक कर सकती है। वाउचिंग एक ऑडिटिंग के लिए बैकबोन की तरह काम करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर वाउचिंग प्रॉपर तरीके से मेंटेन की जाएगी तो जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी को चेक किया जा सकता है, उनकी वैलिडिटी को चेक किया जा सकता है, और साथ ही साथ जो भी रिकॉर्डेड एंट्रीज और पोस्टिंग्स हैं उनकी एक्यूरेसी को चेक किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज नॉट रेलिवेंट फॉर वाउचिंग कैश सेल्स? डेली कैश सेल्स समरी, मंथली स्टेटमेंट सेंड टू कस्टमर्स, स्टेटमेंट गिवन बाय सेल्समैन, या बैंक स्टेटमेंट। क्या होगा आंसर?
वाउचिंग के लिए कौन सा रेलिवेंट नहीं है? देखिए, कोई भी मंथली स्टेटमेंट अगर कस्टमर्स को सेंड किया जा रहा है तो ये जो पॉइंट है ये हमारा वैलिड नहीं है, या हम बोल सकते हैं रेलिवेंट नहीं है हमारे कैश सेल्स के लिए, क्योंकि डेली कैश सेल समरी हो गई, स्टेटमेंट गेन बाय सेल्समैन हो गया, या बैंक स्टेटमेंट हो गया, ये हमारे वाउचिंग कैश सेल्स के लिए हेल्प कर सकते हैं, ये उसके लिए रेलिवेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग इज, अब वाउचिंग का ऑब्जेक्टिव बताना है। गेटिंग नॉलेज ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, गेटिंग नॉलेज ऑफ नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ए एंड बी बोथ, या नन ऑफ द अबव। देखिए, किसी भी एंट्री को वेरीफाई करना है तो वहाँ पर हमें वाउचर की ज़रूरत होती है, जिसको हम वाउचिंग बोलते हैं। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वाउचिंग के करने के, जैसे कि यहाँ पर जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे बिजनेस से रिलेटेड वो बुक्स में रिटन होंगे। जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं नॉट रिलेटेड टू बिजनेस वो यहाँ पे एनकाउंटेड होंगे। जो भी अकाउंट्स हैं वो फुल्ली और प्योरली ऑथराइज्ड होंगे अकाउंट्स। हमें क्योंकि ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं, इस वजह से हम यहाँ पर उसकी करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों से हम बोल सकते हैं कि वाउचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये देखना कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो हैं उन कौन कौन से बिजनेस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, और साथ ही साथ वो करेक्ट वे में उनको प्रेजेंट किया गया है या नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 ए एंड बी बोथ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। एवरी वाउचर शुड बी साइंड बाय, अब जो वाउचर्स हैं हमारे साइन किए जाने चाहिए किसके द्वारा? अकाउंट्स ऑफिसर, अकाउंटेंट, मैनेजर, या रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल, किसके द्वारा वाउचर हमारे साइन होने चाहिए? देखिए, वाउचर जो होता है वो हमारे बैकबोन की तरह काम करता है किसी भी ऑडिटिंग में, और ट्रांजैक्शंस इसके बेसिस पे वेरीफाइड होते हैं। और अगर वाउचर हमारा करेक्ट नहीं है तो यहाँ पर ये पॉसिबल है कि जो ऑडिट है वो भी हमारी करेक्ट नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है कि रिस्पॉन्सिबल जो भी ऑफिसर है उसके इस पर प्रॉपर साइन हो, जिससे कि उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेसिक एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन, बताइए इसमें से कौन सा बेसिक एविडेंस है? जर्नल एंट्री, कैश बुक, वाउचर, या पासबुक। देखिए, यहाँ पर जो वाउचर होता है वो हमारा बेसिक एविडेंस कहलाता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाता है हमारा किसी भी ट्रांजेक्शन्स की ट्रूथनेस को चेक करने का। वाउचिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसलिए कहा गया है ऑडिटिंग के अंदर। और अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ऑडिटर को ये एम्पावर्ड होती है कि जो भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड वाउचर्स हैं वो उनके लिए पूछ सकता है, उन वाउचर्स को ले सकता है, उनको चेक कर सकता है, और उससे उनकी जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है उससे जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनसे कंसर्न उनको वो वेरीफाई कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडर वाउचिंग चेकिंग इज डन बाय बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस शीट, या ऑल ऑफ द अबव, बताइए। वाउचिंग के अंत चेकिंग किसकी की जाती है?
देखिए, जब भी हम वाउचिंग करते हैं यानी वाउचर से जब भी हम चेक करते हैं रिकॉर्ड्स को, तो वहाँ पर चेकिंग जो की जाती है वो इनिशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जाती है, जो कि हमारा कहलाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि जर्नल्स। ठीक है, क्योंकि जर्नल के बेसिस पर ही फिर सारे अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। आपको पता है जर्नल के बाद बनाया जाता है हमारा लेज़र के बाद ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा P&L अकाउंट। इस तरह से सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो इनिशियल बुक्स को यहाँ पे चेक किया जाता है। वाउचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इनिशियल बुक्स को चेक किया जाएगा और जिसके बेसिस पर सारे अकाउंट्स अगेन चेक किए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, इन वाउचिंग सैलरी रजिस्टर शुड बी कंपेयर्ड विद। अब सैलरी रजिस्टर है वो किससे कंपेयर किया जाता है? पेमेंट बुक से, कैश बुक, वेजेस रजिस्टर या कैश वाउचर। अच्छे से आंसर कीजिएगा क्योंकि हो सकता है यहाँ पर आप कंफ्यूज हों ऑप्शंस में। देखिए, सैलरी रजिस्टर की बात की गई है यानी कि सैलरी यहाँ पे कैसी है, जो आपने पेड की है। तो पेड सैलरी से कंसर्न रहेगी आपकी कैश बुक से, इसलिए कैश बुक राइट आंसर होगा, क्योंकि कैश बुक से हम ये देख सकते हैं कि हाउ मच कैश हैज़ बीन पेड एज अ सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परचेज रिटर्न शुड बी वाउच्ड विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट नोट्स, बॉट नोट्स, गुड्स इनवॉइस बुक या फिर कैश बुक। क्या होगा आंसर? देखिए, परचेस रिटर्न की जो वाउचिंग है वो हमेशा मैच की जाती है क्रेडिट नोट से, क्योंकि अगर हम कोई रिटर्न कर रहे हैं गुड सप्लायर को तो वो हमें क्या देता है? क्रेडिट नोट देता है। तो क्रेडिट नोट से यहाँ पे चेक की जाएगी, इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर द ऑडिटर शुड सी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, चेयरमैनशिप स्पीच या ड्यूटीज ऑफ द अकाउंटेंट। बताइए, फॉरफीचर किए गए हैं शेयर्स को तो ऑडिटर क्या देखेगा? इस केस में ऑडिटर देखेगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, और अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो वहाँ पर फर्स्ट शेड्यूल टेबल ए जो है वो एप्लीकेबल होगी, तो उसको चेक करेगा। कॉन्ट्रैक्ट्स की डिटेल देखेगा इंडिविजुअल के साथ और आउटसाइड ऑफ द कंपनी के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं उनकी डिटेल्स चेक कर सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विटी देख सकता है, मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स चेक कर सकता है, और कॉल मनी का अमाउंट और उनके रिसीट के मेथड क्या क्या हैं वो चेक कर सकता है। शेयर सर्टिफिकेट को इश्यू करने का कौन सा मेथड था कंपनी के अंदर वो चेक कर सकता है, और साथ ही साथ फॉरफीचर कैसे होना है, उनका मेथड कौन सा अडॉप्ट किया जाएगा, फिर शेयर्स को रीइश्यू किस तरह से किया जाएगा, और जो भी मेंबर्स हैं कंपनी के उनके वोटिंग राइट्स क्या होंगे, उनके राइट्स क्या होंगे, ये सब चीज़ें वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से चेक करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, टेस्टिंग द ट्रूथनेस ऑफ द आइटम्स अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज इज कॉल्ड वाउचिंग। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय डी पॉला, जोसेफ लैनकेस्टर, बैटली बॉय या फिर मार्शल। क्या होगा? ये डेफिनेशन किसने दी और डेफिनेशन को आप लोग याद कर लेना, क्योंकि फेमस स्टेटमेंट्स डेफिनेशंस बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम में। ये जो डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, क्योंकि ये इस डेफिनेशन में हमें कुछ समझना नहीं है एक्स्ट्रा, तो ये जो डेफिनेशन है ये दी थी J.R. बॉटली बॉय ने। ठीक है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग? रूटीन चेकिंग, इंटरनल चेक, अकाउंटिंग या वाउचिंग? अभी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे। ऑप्शन 4 राइट है, वाउचिंग हमारा बैकबोन की तरह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी वाउचर? प्राइमरी वाउचर क्या होगा? इनवॉइस, कार्बन कॉपी ऑफ रिसीट्स, काउंटर फॉल या नन ऑफ द अबव?
देखिए यहाँ पर प्राइमरी वाउचर की बात की, यानी कि ऐसा वाउचर जो फर्स्ट है, ओरिजिनल है, ठीक है, मेन डॉक्यूमेंट है, तो वो हमारा कहलाता है काउंटर फॉइल। इसकी जगह अगर आपको कहीं कैश मेमो दिखे तो वो भी आपका प्राइमरी वाउचर में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है वाउचिंग इज। अब वाउचिंग क्या है? चेकिंग ऑफ असेट्स, वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, चेकिंग ऑफ एंट्रीज, या फिर नन ऑफ दीज, क्या होगा? देखिए चेकिंग ऑफ एंट्रीज विद देयर ओरिजिनल वाउचर्स इज कॉल्ड वाउचिंग। अदर वर्ड्स में हम बात करें तो जब भी जो एंट्रीज को चेक किया जाता है कि वो प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू वाउचर एंट्री हुई है या नहीं, तो वो हमारी वाउचिंग कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, चेकिंग ऑफ एंट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट है द सब्सिडरी वाउचर प्रोड्यूस्ड इन द एब्सेंस ऑफ प्राइमरी वाउचर इज कॉल्ड जर्नल वाउचर, नोटबुक वाउचर, काउंटर फॉइल, या फिर कोलेट्रल वाउचर। बताइए क्या होगा? आपको सब्सिडरी वाउचर यहाँ पे प्रोड्यूस किया जा रहा है प्राइमरी वाउचर की एब्सेंस में। आंसर करिए। देखिए जब कभी भी प्राइमरी वाउचर अवेलेबल नहीं होता या फिर वो खो जाता है, तो उस कारण से या किसी भी कारण से डिस्ट्रॉय हो गया है, तो वहाँ पर एक सब्सिडरी वाउचर प्रेजेंट किया जाता है जो कि हेल्प करता है हमें फ्यूचर में, तो उसे बोलते हैं कोलेट्रल वाउचर, ठीक है। और यहाँ पर इस कोलेट्रल वाउचर में जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल है अगेन उसके साइन होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ वाउचर इज कॉल्ड। अब आपको बताना है यहाँ पे वाउचर की जो वेरिफिकेशन है वो क्या कहलाती है? रूटीन चेक, वाउचिंग, ऑडिटिंग, या नन ऑफ दीज। जब भी हम वाउचर को वेरीफाई करते हैं तो वो हमारी वाउचिंग कहलाती है। और क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वाउचर, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि हमारा वाउचिंग। इसमें इंफॉर्मेशन होती है जिससे हम ऑथेंटिसिटी, लीगलिटी, करेक्टनेस और रेगुलरिटी देखते हैं ट्रांजेक्शन्स की। तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो यही थे हमारे आज के क्वेश्चंस। होप आपको वाउचिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस हमें लगते थे वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।